गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन सी भर्तियां होंगी, पुरानी भर्तियों में आखिरकार क्या संकट है और किस लिए इसका विरोध हो रहा है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी ये पुस्तक है। वैसे तो ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है जिसमें 63 सेट दिए हुए हैं और 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सॉल्व पेपर के साथ साथ में आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स यानी कि लगभग पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा इसी पुस्तक में सॉल्व पेपर की, और समान अंग्रेजी भी जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछी जाती है। किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक आप लोग जानते हैं कि काफी पुराना पब्लिकेशन है, इसलिए आपको इसमें त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। किरण इंस्टीट्यूट की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, खासतौर से ये प्रैक्टिस वर्क बुक काफी अच्छी है। जिस प्रकार के प्रश्न पीईटी पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है, और प्रैक्टिस वर्क बुक में भी आपको पीईटी का पिछला पेपर हल प्रश्न पत्र इसमें मिल जाएगा। इन सभी पुस्तकों की लिंक, इन सभी बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो आज ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वैसे ये भारत के सभी प्रमुख शहरों की सभी प्रमुख कॉपी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें मिल जाएंगी। हाँ, एक बात और कि ये जो पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप लोग ये शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का ये जो ड्राफ्ट है इसको देखिए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बदलावों की भी, और कब तक ये आयोग बनेगा, कब तक पुरानी परीक्षा होंगी, टीजीटी पीजीटी या परीक्षा होंगी भी कि नहीं होंगी, सारी चर्चा करेंगी। तो जो ये पहला पेज है उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी भर्तियां यहां से होनी है। तो यहां पर देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश से राज्य विश्वविद्यालय 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध संयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो अशासकीय शब्द है। अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि जो एडेड महाविद्यालय और एडेड माध्यमिक विद्यालय है, यहां पर खास तौर से उनकी बात की गई है। यहां पर राजकीय विद्यालय कहीं शब्द उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो और नीचे लिखा हुआ है कि शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेजों, ये भी वही अल्पसंख्यक विद्यालयों की भर्ती पहले अलग होती थी और इसी की मांग की गई थी विधानसभा में कि हम अलग से करवाएं, तो ये मांग विपक्ष की नहीं मानी गई थी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित प्रबंधकृत विद्यालयों और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूलों, संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों तथा ये जो नए खुले हैं अटल आवासीय विद्यालय, इनके बारे में भी चर्चा की गई। अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन। तो यहां पर जो बेसिक की बात की गई है और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च उच्च महाविद्यालय जो है उनकी बात की गई है। यहां पर कुछ और भी विद्यालय जोड़े गए हैं, जैसे यहां पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन सेवा नियमावली 1921, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात की गई है। यहां पर 1921 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी संचालित आयोजित करने और उनसे संबंधित आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना करने के संबंध में। तो यहां पर जो एलटी इत्यादि की जो वैकेंसी है या जीडीसी की जो वैकेंसी है वो आपके लोक सेवा आयोग से ही आएगी। इतना इस पहले पेज से क्लियर हो गया। दूसरे पेज में बताया भी गया कि संस्था का क्या मतलब है और बेसिक का क्या मतलब है, और यहाँ पर अनुदेशक की जो बात की गई थी वो कौन सा अनुदेशक, उसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति सदस्य आयोग तहत के बारे में जानकारी दी गई है। भर्ती का वर्ष लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से शुरू होगा। अध्यक्ष चेयरमैन कौन बन सकता है, यहाँ पर कुल 13 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 12 यहाँ पर सदस्य होंगे। भर्ती किस तरीके से होगी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो इसके लिए एक नियमावली तैयार की जाएगी या पुरानी नियमावली से होंगी, किस तरीके की होंगी इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। केवल आयोग के मुख्य कार्य इस ड्राफ्ट में दिए हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एक चीज अच्छी है कि जैसे माध्यमिक की जो भर्तियां होती है उसमें परिणाम जारी होता है, साल 2 साल 3 साल विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए लग जाते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज अच्छी लिखी हुई है कि नियुक्त प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किए जाने के दिनांक से 30 दिनों के अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त
नियुक्ति पत्र जारी करेगा और विहित रीति से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने में सुगमता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर समय की बात की गई। वहीं पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर नियुक्त प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, ऐसी संस्था में किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। अगर किसी विद्यार्थी का चयन हो जाता है और वो विद्यार्थी ज्वाइन करने नहीं जाता है, उसका चयन कहीं और जाता है या वो छोड़ देता है, तो लिखा जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध ना हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रबंध तंत्र के अनुरोध पर आयोग की उपधारा 2 के अधीन अग्रसारित पैनल सूची से नए नाम विहित रीति से सूची करेगा। जो प्रतीक्षा सूची की बात की गई है, यहाँ पर लिखा है कि यह अधिकतम 1 वर्ष के अंतर होना चाहिए। ऐसी समय सीमा नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के दिनांक के पश्चात अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी। चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर ये इतना लिखा हुआ है कि अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती है, तो अध्यापकों की चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा विहित किया जाए। तो आगे ये नियमावली बनेगी जब इसका गठन हो जाएगा। आयोग इसको बना करके हो सकता है कि बाद में जारी कि किस तरीके से प्राथमिक की वैकेंसी होगी, किस तरीके से टीजीटी की वैकेंसी होगी और किस तरीके से उच्चतर की वैकेंसी होगी। यहाँ पर जो कर्तव्य है आयोग के वो यहाँ पर दे सकते हैं, का, खा, गा, घा इस तरीके से लिखा है और लिखा है कि आयोग के जो कर्तव्य हैं अध्यापकों या अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीत से संबंधित मामलों के मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। यही आयोग अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जहां आवश्यक हो परीक्षा संचालित करना, साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना, टीईटी आयोजित करना और संचालित करना, विशेषज्ञों का चयन करना, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में संस्तुति करना, अधिसूचना वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि चयन और नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय पर बनाई गई नीति और प्रक्रिया के उपबंधों का अनुसरण करना। तो जो ड्राफ्ट हम लोगों ने 2019 में देखा था उसमें जैसे प्राथमिक के लिए अलग प्रक्रिया बताई गई थी और माध्यमिक की अलग प्रक्रिया बताई गई थी, उच्चतर की अलग प्रक्रिया बताई गई थी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो नए वाले ड्राफ्ट में नहीं है। और जैसे ही यह अस्तित्व में आ जाएगा वैसे ही पुराने जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो अपने आप शून्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 31 का 1 उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 जो पुराना वाला ड्राफ्ट है एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं। और हाँ, ऐसे निरसन होते हुए भी उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत किसी भी कार्रवाई को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध समस्त सारमान समयों में प्रवृत्त थे। मतलब इसी आयोग से वो चीजें हुई हैं। तो वहां पर अब मुख्य विवाद क्या है? अब विधानसभा से तो ये पारित हो गया, परिषद विधानसभा दोनों से पारित हो चुका, लेकिन अभी तक राज्यपाल की मुहर नहीं लगी और यह अस्तित्व में नहीं आया है। मैंने पता करने की कोशिश की, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर क्या हुआ, लेकिन जानकारी ये मिली है कि अभी ये मामला अटका हुआ है। अटका इसलिए कि इसका जो है अध्यापक इसका विरोध कर रहे हैं। पहले 21 का एक धारा थी पुराने चयन बोर्ड की जो भर्तियां हुआ करती थी उसमें यह लागू थी कि अगर कोई प्रबंध तंत्र, कोई मैनेजमेंट या मैनेजर किसी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करता तो वो सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो संस्तुति दिया करता था चयन बोर्ड को, चयन बोर्ड फिर देता था शासन को और शासन फिर चाहता था तो होता था, लेकिन वो चयन बोर्ड भेजता ही नहीं था, अमूमन मामला लटका रहता था। इसीलिए जो शिक्षक हैं वो अशासकीय विद्यालयों के वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब इससे अध्यापकों का शोषण होगा, मैनेजमेंट ब्लैकमेल करेगा, मैनेजमेंट कार्रवाई करेगा। समाचार पत्र में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए धारा 21 बनाई गई थी जिसमें बिना चयन बोर्ड की पूर्वानुमति के प्रबंध तंत्र किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता था और यदि चयन बोर्ड की अनुमति के बगैर सेवा समाप्त, वेतन अवरोध आदि किसी प्रकार की कार्रवाई शून्य मानी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत विद्यालय में रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद पर यदि 60 दिनों तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं होती है तो विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक की तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये विवाद है जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही। वास्तव में मेरा मानना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, अध्यापकों को सुरक्षा देना चाहिए, नहीं तो अध्यापकों का शोषण होना तय। शासन इसको जल्द से जल्द संज्ञान में। तो छेद जो धारा 21 जो हटाई गई है, जो उसका विरोध हो रहा है उसमें हो क्या सकता है। तो मैंने बहुत सारे अध्यापकों से बातचीत किया जो संघ के हैं और उनका यह कहना था कि इससे शोषण होगा अध्यापकों का और मैनेजमेंट सीधे कार्रवाई कर सकता है, जो संरक्षण दिया गया था उसे हटा दिया गया है, इससे मनमानापन होगा और सरकार इसको जल्द से जल्द पारित करवा करके अध्यादेश ला सकती है अथवा इसको हटा करके विधानसभा विधान परिषद से जो प्रक्रिया है वो दोबारा करे, लेकिन उसमें देर लगेगी। तो देर ना लगे इसकी वजह से इसमें हो ये सकता है कि अभी तो ये अस्तित्व में आ जाए और उसके बाद में एक अध्यादेश जारी हो और बाद में ये फिर से जो है विधानसभा विधान परिषद और जो प्रक्रिया होती है उस तरीके से पारित किया जाए। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे पुरानी भर्तियों का क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो लाइनें लिखी हैं इसके द्वारा अगर चाहे तो नए आयोग से पुरानी भर्तियां सुचारू रूप से जारी रह सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि
ये देखिए, ऐसे निरसन जो ये चूँकि जब ये नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, राज्यपाल इसमें सिग्नेचर कर देंगे, तो उसमें आपके जो पुराने भर्ती बोर्ड हैं, वो स्वतः लिखा निरसित किए जाते हैं, खत्म हो जाएँगे। लेकिन ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत किसी भी कार्य या किसी भी कार्रवाई को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध समस्त सारमान सेवा में प्रवृत्त थे। तो अगर आयोग चाहेगा तो पुरानी परीक्षाएँ करवा सकता है। लेकिन धारा 21 भी ज़रूरी है और नए आयोग का जल्द गठन भी ज़रूरी है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।